जय हिंद साथियों, द शील्ड आईएएस में आपका स्वागत है। आप लोगों को पता है ये आंसर राइटिंग का सेशन है और आज तीसरा या चौथा दिन है। डे 4 है आज आंसर राइटिंग का। और इस आंसर राइटिंग सीरीज में आपके जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री वाले सेक्शन को कवर किया जा रहा है और साथ ही हिंदी लिटरेचर आपके ऑप्शनल जिनके भी है उनको कवर किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है और आपके कॉपी फ्री में चेकिंग की जा रही है। तो आप इसका अधिकाधिक लाभ उठाएं और इसका आनंद लें, इस जर्नी को जो है ना एंजॉय करिए। एक कहावत है कबीर जी का, मैं आज इस सेशन को उसी से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली शीशे सौ घड़ा, है ना। ऋतु, जब फल तभी आएगा, ऋतु आए फल होए। मतलब माली जो है ना घड़ा से 100 घड़ा से पानी को सींचता, मतलब पानी से वृक्ष को सींचता है और इतना सींचता है फिर भी पहले फल नहीं आता है। फल कब आता है? जब सीजन आता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका उत्तर जो है ना अभी तुरंत अच्छा नहीं होगा। आप लिखिए, सीखिए, अभी आप प्रयास करेंगे, फिर धीरे धीरे आप भी उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसका अभी अधिकाधिक लाभ उठाएं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन कहानियों से। आज जो मैंने प्रश्न दिया हुआ था, देखते हैं कि सबसे पहला कहानी यहाँ पर क्या है। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर होगी और आप लोग इस सेशन को एंजॉय भी कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। प्रेमचंद की कहानियों में, तो प्रेमचंद की आपको पता है कि 16 सर्वश्रेष्ठ कहानी है जो आपके सिलेबस में है। मनोविज्ञान है ना, तो मनोविज्ञान का सुंदर प्रयोग हुआ है, स्पष्ट करना है। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये मनोविज्ञान क्या है ना, और मनोविज्ञान किस तरह से चीज़ों के बारे में विश्लेषण करता है। तो अगर हिंदी साहित्य में मनोविज्ञान का शुरुआत कहाँ से होता है ये भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि मनोविज्ञान, सबसे पहले की पॉइंट को पकड़िए और समझिए कि मनोविज्ञान क्या होता है। फिर देखिए कि प्रेमचंद की कहानी में कहाँ कहाँ पर मनोविज्ञान यूज किया हुआ है, प्रयोग किया हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं इनका उत्तर कैसा है। तो प्रेमचंद का मनोविज्ञान प्रसाद, जैनेन्द्र एवं अज्ञे से अलग था। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में वंचित वर्गों, देखिए वर्गों गलत है यहाँ पर, वर्गों के मनोविज्ञान का सुंदर वर्णन किया है जो उनकी लगभग सभी कहानियों में दिखाई पड़ता है। देखिए प्रेमचंद का ये अच्छा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो अज्ञे और प्रसाद और जैनेन्द्र, इन सब ने जो मनोविज्ञान का प्रयोग किया हुआ था ये कहाँ से प्रेरित थे, तो आप यहाँ पर आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ये सब जो सिगमंड फ्रायड का आपने नाम सुना होगा, ये फ्रॉयड से प्रेरित थे। एक और व्यक्ति है एडगर, उनसे प्रेरित थे। लेकिन जो प्रेमचंद का मनोविज्ञान, प्रेमचंद ने अपने कहानियों में जो मनोविज्ञान का प्रयोग किया हुआ है वो उनके अनुभव से जन्म हुआ है। अनुभव से, भोगे हुए से उन्होंने इन सारी चीज़ों को जन्म दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर आप अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो थोड़ा सा आपका ये परिचय और अच्छा हो जाएगा। तो देखिए अब मनोविज्ञान में जैसे सदगति कहानी में दलितों के शोषण की समस्या व्यक्त किया हुआ है। देखिए यहाँ पर अब देखिए दलितों के शोषण की समस्या, ये यहाँ से स्टार्ट नहीं करना था, डायरेक्ट आपने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना था, जैसे ही ये आपने लिखा ये वाला पैरा, उसके बाद आपको लिखना चाहा कि प्रेमचंद ने समाज के सभी वर्गों की मनोवैज्ञानिक स्थितियों को उभारा है, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित वर्ग को अपने केंद्र में रखा है, जैसे नारी वर्ग, दलित, वृद्ध, बालक, किसान, इन सब के मनोविज्ञान को अपने कहानियों में उन्होंने उकेरा है। तो उसके बाद उनके इन मनोविज्ञान का प्रयोग करके उन्होंने शोषण और वंचना को अच्छे से क्या किया हुआ है, उसका विश्लेषण किया हुआ है अपने कहानी में। तो ये जो है ना आपने ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा, इन सब में मनोविज्ञान का तो हुआ ही है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, जैसे वृद्धों की समस्या, आपने कहानी का जो मर्म है वो बताया, मनोविज्ञान का किस तरह से प्रयोग हुआ है वो तो आपने बताया ही नहीं। तो ये वाला पॉइंट तो आपका ऐसे ही खत्म हो जाता है। ठीक है, उनका कोई औचित्य ही नहीं है। देखी जा सकती है वही किसान का मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण पूस की रात में देखा जा सकता है। अलग योद्धा कहानी में संयुक्त परिवार के टूटने का चित्रण है और शतरंज के खिलाड़ी में राजनीतिक समस्याओं का भी सुंदर मनोविज्ञान किया गया है। देखिए जैसे आपने बताया यहाँ पर कि किसान का मनोविज्ञान का प्रयोग किया हुआ है पूस की रात में, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, जो कि आपका है नहीं। तो किसान का जहाँ पर है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि किसान का जो मनोविज्ञान है वो कौन सा मनोविज्ञान है, आपको वहाँ पर उसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा किसान के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर बताया है अलग योजना कहानी में संयुक्त परिवार के टूटने की
क्रिया है। तो यहाँ पर अलग योजना कहानी में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको नारी मनोविज्ञान मिलेगा, ठीक है, नारी मनोविज्ञान मिलेगा। तो आपको वो लिखना था यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट तो आपका खत्म हो जाएगा। शतरंज के खिलाड़ी आपको ये सब लिखना पड़ेगा, ऐसे उत्तर नहीं होता है। प्रेमचंद ने अपनी कहानी में मनोविज्ञान से प्रभावित कुछ शैलियों का भी प्रयोग किया, जैसे चेतना प्रवाह, आत्मकथा शैली। इस प्रकार निसंदेह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद की कहानी में मनोविज्ञान का सुंदर प्रयोग है। ये निष्कर्ष तो ठीक है ना, लेकिन जो बॉडी पार्ट है वो आपका ठीक नहीं है। तो बॉडी पार्ट में जो चीज़ें आपको डिस्कस करना था वो आपने लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अंक तो मिलेगा नहीं, ठीक है। ये जो भी पॉइंट मिला, एक पॉइंट यहाँ सही और ये परिचय के, और कुछ पॉइंट यहाँ पर आपको निष्कर्ष के लिए मिला। लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये कैसे इसका उत्तर लिखना था एक्चुअली में। जो आपने लिखा हुआ है इसमें सुधार करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि मनोविज्ञान का प्रेमचंद ने किस तरह से और कौन कौन से कहानियों में प्रयोग किया हुआ है। देखिए मनोविज्ञान कौन कौन सा, सबसे पहले तो आप सोचिए कौन कौन सा मनोविज्ञान होगा। एक तो होगा आपका स्त्री या फिर नारी मनोविज्ञान, नारी के पार्ट को खोलना। उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा दलित मनोविज्ञान हो जाएगा। फिर जो तीसरा होगा आपका वृद्ध वर्ग भी आता है बहुत सारे कहानियों में। ईदगाह में जो है ना बच्चों का भी मनोविज्ञान को दिखाया गया, तो यहाँ पर आप ईदगाह भी लिख सकते हैं। ईदगाह नहीं, ये तो एग्जाम्पल हो जाएगा, इसके जगह पे आप लिखिए बाल, है ना, बाल मनोविज्ञान, स्त्री नारी हो गया, और साथ में आप लिख सकते हैं यहाँ पर किसान के भी मनोविज्ञान को दिखाया गया है। अब देखिए नारी का, अब एक एक तरफ से आइए, ठीक है। नारी का मनोविज्ञान प्रेमचंद के कौन कौन सा ऐसा कहानी है जहाँ पर नारी के मनोविज्ञान को दिखाया गया है। तो जैसे आपने एग्जाम्पल में लिखा हुआ था बड़े घर की बेटी, है ना, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल लीजिए बड़े घर की बेटी। अब बड़े घर की बेटी और कौन सी कहानी है जिसमें नारी के मनोविज्ञान को दिखाया गया है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। आपका एक हो जाएगा अलग योजना, जो है अलग योजना में नारी के मनोविज्ञान को दिखाया गया है। अच्छा, एक और कहानी जो है कल मैंने उसका जिक्र भी किया था, नया विवाह, है ना, नया विवाह हो गया, रानी सारंधा हो गया। तो ये सब जो कहानी है इन सब में नारी के मनोविज्ञान पर चर्चा की गई है। अब जैसे बड़े घर की बेटी में आप कैसे, जब बताइए कि बड़े घर की बेटी में भी नारी के मनोविज्ञान का सुंदर प्रयोग किया हुआ है। और नारी के मन को पढ़ने का मतलब मनोविज्ञान क्या कि मतलब मन के अच्छे तरीके से जो चित्रित करे, उनके मन को जो उद्घाटित करे, मन में वो क्या सोच रहे हैं, उनमें क्या द्वंद्व चल रहा है, इन सारी चीज़ों को उभारने के लिए मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। तो जब बड़े घर की बेटी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ मिलेगा कि आनंदी जो है उसकी एक पात्र है बड़े घर की बेटी का। तो आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनके पलकों पर रहते हैं। तो इस तरह से आपको वहाँ पर मिल जाएगा बड़े घर की बेटी। उसी तरह से आपको अलग योजना मिल जाएगा, नया विवाह में आपको मिल जाएगा। नया विवाह में जो वहाँ पर बताया हुआ है, नया विवाह में प्रेमचंद ने कि जो बड़े उम्र का पुरुष है वो छोटी उम्र के महिला से विवाह कर लेता है, और उसके बाद नारी के मन को किस तरह से चित्रित किया गया है वो वहाँ पर आपको दिखाया गया है नया विवाह में ना, तो उसको आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। फिर जो है आपका दूसरा जो है आपका दलित, है ना। अब देखिए कि दलित जो है, दलित का कौन कौन सा ऐसा कहानी है जहाँ पर दलित के बारे में बताया हुआ है, दलित के बारे में लिखा हुआ है और उसके मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया हुआ है। तो दलित के लिए तो आपका सबसे पहला हो जाएगा सदगति। आपने सदगति कहानी पढ़ी भी होगी, और सदगति में किस तरह से शोषण किया जाता है, वो एक सदगति का एक ये है आपका दुखी चमार, है ना, कैरेक्टर, उनके मनस्थिति को दिखा करके वहाँ पर दलित वर्ग का जो शोषण हो रहा है उसको वहाँ पर दिखाया गया है। और वो एक इसमें जो कोटेशन आप यूज करिएगा वो बोला, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए, है ना, तो ये सब कोटेशन आप यूज करिए। उसके बाद देखिए आपका ये क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। और इसी कहानी में आपको जब लास्ट में पहुँचेंगे, जब दुखी चमार का मृत्यु हो जाता है, तो वहाँ पर देखिएगा क्या लिखा था, इधर गौड़ ने चमरौन में जाकर सबसे कह दिया कि खबरदार मुर्दा कोई उठाने मत जाना, और ये, है ना, तो ये सब हो जाएगा आपका मनोविज्ञान। उसी तरह से जो है आपका फिर वृद्ध मनोविज्ञान। तो वृद्ध कौन कौन से कहानी में है वृद्ध का, या फिर बाल विवाह। वृद्ध आपका सबसे पहले तो हो जाएगा आपका बूढ़ी काकी, है ना, बूढ़ी काकी में आपका ये समस्या है। फिर अलग योजना में भी आप अलग योजना नहीं, बूढ़ी काकी हो जाएगा आपका, और ईदगाह हो जाएगा, ठीक है।
ईदगाह में आपको बाल मनोविज्ञान भी देखने को मिलेगा और नारी बूढ़ी का भी देखने को मिलेगा। तो दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ईदगाह में, ठीक है। और बूढ़ी काकी में बूढ़ी के मनोविज्ञान, और बूढ़ी काकी में जो एक कैरेक्टर होती है बूढ़ी काकी में रूपा की जो बेटी होती है, तो रूपा है ना, तो उसका आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। बूढ़ी काकी में भी ये आपको देखने को मिलेगा, और साथ में बच्चों का आपको देखने को मिलेगा, बाल का आपको देखने को मिलेगा। एक आपका जो कहानी है दूध का दाम है ना, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो दूध का दाम में ईदगाह में, और बूढ़ी काकी में वृद्ध का मिलेगा और बाल का भी मिलेगा। ईदगाह में भी बाल का मिलेगा, बूढ़ी का मिलेगा, और बाल के लिए स्पेशल दूध का दाम जो हो गया वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूध का दाम में आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। फिर जो है यहाँ पर किसान का अगर आप देखें तो किसान का भी आपको मनोविज्ञान सब कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन से कहानी में। एक तो आपका कफन हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा पूस की रात, ठीक है। पूस की रात यहाँ पर आप एग्जांपल लिख लीजिए, और आप चाहें तो इसमें सभ्यता का रहस्य भी दे सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा मनोविज्ञान का प्रयोग, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करिए और उसके बाद ये आपका आंसर अच्छा होगा, ठीक है। आई होप पहला क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे कैसे आंसर लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका है कि प्रेमचंद की कहानी में कफन की संवेदना पर विचार करें। देखिए, कफन की संवेदना पर जब विचार करने के लिए कहा जाता है तो मैं आपको कफन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए ना कि हाँ कफन में ये सब हुआ है और ऐसे ऐसे। देखिए, प्रेमचंद जब आप जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको आप परिचय वगैरह में यूज कीजिएगा, ठीक है। कफन जो है प्रेमचंद के द्वारा रचित एक उत्कृष्ट और अंतिम कहानी है जो कि 1936 ईस्वी में चांद पत्र में प्रकाशित हुआ था। हालांकि अगर मूल रूप से देखा जाए ना तो कफन जो है उर्दू में लिखी गई थी, और वो 1935 में ही एक पत्रिका निकलती है जामिया नाम से, उसी में प्रकाशित हुई थी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। फिर कफन कहानी अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपको पता होगा कि यह कहानी दलित चेतना से ओतप्रोत है, और साथ में यहाँ पर वातावरण प्रधान सामाजिक कहानी है ये, ठीक। दूसरी बात, इस कहानी में जो है मूल रूप से आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, निठल्लेपन की प्रवृत्ति, सामाजिक व्यवस्था जो सर्वहार वर्ग को स्वार्थी और जड़ बना रही है और उसकी स्वार्थ परता के आगे संवेदना समाप्त हो जा रही है, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर चित्रण है। इस कहानी में जो है मेनली आपको तीन कैरेक्टर ध्यान में होगा। एक तो आपका हो जाएगा घीसू, फिर हो जाएगा माधव, और एक हो जाएगा आपका बुधिया, है ना। तो इनके बारे में यहाँ पर चित्रण किया गया है, और इनके माध्यम से घीसू का जो बेटा है घीसू का बेटा माधव है, और माधव की पत्नी जो है वो बुधिया है, ठीक है। बुधिया प्रसव वेदना से तड़प रही होती है। झोपड़ी के बाहर जो है बैठ करके ये घीसू और माधव उनके मरने का प्रतीक्षा करते हैं। जब वह मर जाती है तो दुखी होने का नाटक भी करता है, और नाटक करने के बाद वो चंदा जमा कर लेता है, और उस धन से वो बुधिया का जो है ना कफन ना खरीद करके बाज़ार में जा करके खूब मज़ा करता है, खाना पीना खाता है, शराब भी पीता है, और बेहोश होकर के गिर भी जाता है। और साथ में आप देखेंगे जब कहानी पढ़ेंगे तो जब उसका पेट भर जाता है तो वो दूसरों को दान भी देता है। हालांकि इसके पीछे कारण है, सामाजिक कारण है। शोषण इस प्रकार से दिखाया गया है कि ये लोग संवेदन शून्य हो गए, घीसू और माधव। ये सामाजिक और रूढ़िवादी जो है समाज में जो ये सारी चीज़ें उपस्थित है उनके कारण ये सारी चीज़ें हो रही है, ये वहाँ पर उस कहानी में बताया गया है। फिर जब देखेंगे आपकी यहाँ पर जब कहानी में ग्रामीण जीवन की रूढ़िग्रस्तता का यथार्थ चित्रण हुआ है। जीवित पीड़ित बुधिया को देखने छूने कोई नहीं आता था, लेकिन जब मर गया तो चंदा देने का कोई मना नहीं करता है, सभी चंदा देते हैं, और इसी स्थिति का जो है लाभ कौन, घीसू और माधव दोनों उठाते हैं। फिर घीसू और माधव जो है कामचोर, निर्दयी, हृदयहीन बन चुके हैं। उनकी हृदयहीनता तब हमें देखने को मिलता है जब बुधिया प्रसव वेदना से तड़प रही होती है, और वो दोनों जो है बाहर में आलू भून करके, मतलब दोनों जो है चोरी के भुने आलू खाने में मग्न है, ठीक है। और संवादों के माध्यम से जो है ये इनके चरित्रों की विशेषता का उद्घाटन होते रहता है। कथ्य की मार्मिकता और गतिशीलता को बढ़ाया गया है संवादों के माध्यम से इसमें। फिर घीसू और माधव को ये भी विश्वास होता है इस कहानी में कि बुधिया मरकर सीधे बैकुंठ जाएंगी। ये चीज़ें ध्यान में रखना है। उसका एक कथन भी है जो आपको याद रखनी चाहिए, है ना। फिर जो है आप देखेंगे इसी कहानी में तो ये सारा चीज़ों के बारे में चित्रण है यहाँ पर, तो आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। कहानी को मैंने आपको इसका मर्म बताया। अब देखते हैं कि आप लोगों ने इसके कफन की संवेदना में क्या क्या लिखा हुआ है।
चलिए देखते हैं आपका जो अब ये प्रश्न है कि कफन की संवेदना। कफन कहानी की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें गांधीवादी आदर्शवाद और उद्देश्यवाद का मुलम्मा पूरी तरह से छूट गया है और यथार्थ अपनी पूरी सघनता और नंगे के साथ के उपस्थित है। ये ठीक है आपका परिचय। कफन की संवेदना का प्रमुख बिंदु उसमें व्यक्त होने वाला चरम यथार्थवाद है। ठीक है, इसमें केवल प्रश्न खड़े, यहाँ देखिए खड़े गलती है ना, किए गए हैं, उत्तर या उपदेश देने की कोशिश दूर दूर तक नज़र नहीं। कल भी बताया आपको कि नहीं, इस तरह से नहीं लिखा जाता, ये नहीं आपका गलत है, नहीं ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसका यथार्थवाद गोदान से भी ज़्यादा तीखा है। कफन से पूर्व कहानियाँ जैसे सदगति, दूध का दम और पुस की रात में भी यथार्थवाद का चित्रण हुआ है, परंतु कफन जितना यथार्थवाद कहीं नहीं है। उदाहरण के लिए, कैसा बुरा रिवाज है, जीते जी तन ढकने को चिथड़ा ना मिले और मरने के बाद नया कफन। ठीक है, कफन में संवेदना, कफन में जो है संवेदना की विश्लेषण पक्ष के रूप में भी चित्रित किया गया। यह कहानी घटनाओं के माध्यम से नहीं बढ़ती बल्कि परत दर परत विश्लेषण से खुलता है। ये ठीक है आपका। धातव्य है कि प्रेमचंद की कफन कहानी पूर्ववर्ती कहानियों से कहीं अधिक संवेदना के स्तर पर चरम बिंदु पर है। इसके बाद चलिए, नहीं है लिखा हुआ है आपने, ठीक। थोड़ा सा अगर आप अपने उत्तर को और अच्छा करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस उत्तर को अच्छा, है ना। जैसे उत्तर को कैसे अच्छा कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा बोल दूँ इसमें। आप भूमिका इस तरह से लिखिए, प्रेमचंद प्रगतिशील रचनाकार थे। प्रेमचंद ने कथा साहित्य न केवल कायाकल्प किया बल्कि कर्मभूमि भी बदल दी। प्रेमचंद आदर्शवाद से बढ़कर यथार्थवाद की ओर मुखर होते हैं। प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों में आदर्शवाद तथा यथार्थवाद देखा गया, जबकि अंतिम चरण की कहानियों में नग्न यथार्थवाद देखा गया है, या नग्न यथार्थ देखा गया। फिर आप बताइए मुख्य भाग में कि आपने जो लिखा है ये भी ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए। आलोचकों ने माना है कि कफन कहानी के आते आते प्रेमचंद का न केवल आदर्शवाद बल्कि गांधीवादी से भी पूरी तरह से मोह भंग हो चुका है। और फिर कफन की मूल संवेदना या केंद्रीय चेतना यह संकेत देती है कि जिसे जीते जी चिथड़ा न मिला उसे मरने के बाद कफन चाहिए। कफन कहानी न केवल सामाजिक मान्यताओं पर प्रबल प्रहार करती है बल्कि व्यक्तिगत कमियों पर भी आक्षेप करती है। इस कहानी में भूख की पीड़ा, मृत्यु की करुणा या संवेदना को परास्त कर देती है। बुधिया जो है प्रसव पीड़ा से मर रही है, परंतु घिसू और माधव पके हुए आलू का लालच नहीं छोड़ते। उन्हें डर है कि मेरे जाते ही दूसरा बड़ा हिस्सा, है ना, दूसरा बड़ा हिस्सा क्या हो जाएगा, चट कर जाएगा। कहानी के अंत में भी इसी भूख की पीड़ा ने सभी मानवीय मूल्यों का अंत कर दिया है, जहाँ कफन के पैसों को दोनों शराब में उड़ा देते हैं। कथाकार ने जो है सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के मनोवृत्ति को उद्घाटित करते हुए यह लिखा है कि घिसू और माधव की आकाशवृत्ति सामंती और पूंजीवादी शोषण से ही जन्म लेती है। घिसू जैसे भूमिहीन मजदूरों ने यह जान लिया है कि दिन रात मेहनत करने वाले किसानों की दशा उनसे बेहतर नहीं है। इसी मनोवृत्ति ने घिसू को मेहनत करने वालों की जमानत से काट कर दशा उनसे बेहतर, मतलब काट कर बैठकबाजों के बीच ला दिया है। और माधव भी एक अच्छे सपूत की तरह उनके नक्शे कदम पर पड़ा हुआ है। यह तय है कि जहाँ मनोवृत्ति होगी वहाँ भूख की यातना और अभाव जैसी समस्याएं प्रबल होगी। कथाकार ने लिखा है, घर में पैसे ऐसे गायब है जैसे चील के घोंसले से मांस। कफन सामंती और पूंजीवादी समाज के संक्रमण पर लिखा गया कहानी है। घिसू को लगता है कि वे भी क्या दिन थे जब लोग मुक्त हाथ से खर्च करते थे, आज सबको किफ़ायत की पड़ी है। उसे ठाकुर की बारात याद आती है जिसमें उसने जीवन में पहली बार छक कर भोजन का आनंद लिया था। कथाकार ने यह भी संकेत दिया है कि घिसू की मनोवृत्ति मुक्तखोर की हो चुकी है। वह कोई काम नहीं करना चाहता, बुलाने पर भी नहीं जाना चाहता। वह कामचोर भी है और चोर भी है। किसी के खेत से आलू उखाड़ लाना तो किसी के खेत से गन्ने चुरा लाना, और इसी पर वह जीवन यापन कर रहा है। परंतु उसके मन से अच्छे और भरपेट भोजन की लालसा नहीं जाती। इसी लालसा से घिसू और माधव को कफन तक के पैसे को भोज शराब में उड़ा देने की प्रेरणा देती है। तो आप इस तरह से उत्तर को भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, आप लोगों को मैंने कहा हुआ है कि सबसे पहले आपका जो ये ऊपर में है, आपको यहाँ पर लिखना है द शील्ड IS, ठीक है। सबसे पहले ऊपर में आप ये लिखें, उसके बाद अपना नाम लिखें और साथ में डेट लिखें कि आपने किस तारीख को आंसर लिखा। फिर आप ये, और जब भी आंसर लिखें ये दोनों तरफ ये पैराग्राफ ये छोड़ें, ठीक है, इस तरह से। और इसके बीच में आप आंसर लिखें यहाँ पर। ये सब ध्यान रखिए, ये छोटी छोटी गलतियाँ जो है ना, अच्छी बात नहीं है। आपको इन छोटी छोटी गलतियों को सुधारना पड़ेगा।
यहाँ पर मनोविज्ञान, हालांकि इन सब का मैंने फॉर्मेटिंग आपको बता ही दिया है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक अग्रणी, महान, यथार्थवादी लेखक, कहानीकार और उपन्यासकार में से एक है। प्रेमचंद भारतीय समाज के वास्तविकताओं को उभार कर अपने लेख, कहानी, उपन्यासों में उनकी कृतियों, सामाजिक आलोचना और मानववाद को राष्ट्रीयता का भाव शामिल किया है। परिचय ठीक ठाक है, लेकिन आपको देखिए, है ना, आपने जो ये लिखा हुआ है ना, आपको थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करना था मनोविज्ञान के बारे में भी। जब आप परिचय लिख रहे हो तो परिचय ऐसा होना चाहिए जो क्वेश्चन से कनेक्ट करे, तो आपको क्वेश्चन से कनेक्ट करना है, ठीक है। प्रेमचंद के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए, इतना सा जानकारी ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं देना है। आप फिर बताइए कि प्रेमचंद ने जो अपने कहानियों में मनोविज्ञान का प्रयोग किया हुआ है वो सिगमंड फ्रॉयड से प्रेरित होकर के नहीं, अपितु उन्होंने अपने अनुभवों से किया हुआ है। आपको इस तरह से बताना पड़ेगा। प्रेमचंद की कहानियों में मनोविज्ञान का सुंदर प्रयोग हुआ है। अब देखिए, आपने ये पॉइंट बना के लिखा हुआ है ना, जो कि ये नहीं, ये पॉइंट बना करके नहीं लिखना होता है आपको। यहाँ पर आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना होता है आंसर, ठीक है। जैसे कफन में एक गरीब मजदूर की कहानी भी, मृत्यु के बाद कफन। अब कफन में आपने बताया, इस कहानी से प्रेमचंद दर्शाना चाहते हैं गरीब शोषण। आपने देखिए गरीब शोषण ये सारी चीज़ें तो लिखा, लेकिन जो मनोविज्ञान है उसका आपने एग्जाम्पल ही नहीं दिया, ठीक है। और ना तो आपने यहाँ दिया है ना तो यहाँ दिया है, ये इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। ये आंसर ठीक नहीं है। आपको जो मैंने शुरू में फॉर्मेट बताया आपको उस अनुसार से लिखना पड़ेगा। यही सब समस्या है ना हिंदी लिटरेचर। आप लोग ले तो लिए हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि हमें मेहनत कहाँ पर करनी है। हालांकि इसके बारे में तो मैंने बता दिया। कफन के बारे में, प्रेमचंद की कहानी कफन 1936 में लिखी गई थी और पहली बार इसे हंस पत्रिका में प्रकाशित। देखिए ये थोड़ा सा, जैसे आपने अभी यहाँ पर लिखा हुआ है हंस पत्रिका, और जो मैंने आपको बताया वो आपको बताया हुआ था चांद पत्रिका, चांद पत्र में प्रकाशित हुआ था 1936 में। तो इस चीज़ का जो है ना कन्फर्मेशन कर लीजिएगा एक बार। मैं भी एक बार देख करके आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में मैं लिख दूंगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा कंफर्म करके। कफन की एक गहरी संवेदना सामाजिक आलोचना का दस्तावेज है। इस कहानी में एक गरीब मजदूर घिसू उसके माधव के पत्नी की मृत्यु की कहानी को दिखाया, ये ठीक है। गरीब का शोषण, सामाजिक अन्याय, मानवता का हत्या, संवेदनहीनता, यथार्थवाद और ये वंचितवाद, ये सब पॉइंट ठीक है, लेकिन आपको ये पॉइंट में नहीं लिखना है, ठीक है। आप इसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन आपको बताइए, गरीब का शोषण हो रहा है किस तरह से हो रहा है, आप यहाँ पर कोटेशन यूज करिए। सामाजिक अन्याय उसका एग्जाम्पल दीजिए, किस तरह से मानवता का हत्या हो रहा है, ये सब आपको बताना पड़ेगा, है ना। एग्जाम कोटेशन के साथ आपको बताना पड़ेगा। आपने यही सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। हालांकि मैंने पूरा उत्तर तो बोल ही दिया हुआ है, और एक उत्तर एक ने लिखा हुआ है वो भी देख सकते हैं। इस कहानी में गरीबी और शोषण के उदाहरण, घिसू और माधव को पास अपनी मृत्यु का कफन पैसा नहीं है। सामाजिक अन्याय, प्रेमचंद ने कहानी में समाज की असमानता को भी दर्शाया हुआ है, ठीक है। मानवता का मृत्यु, ये सब पॉइंट आपका ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और कुछ एग्जांपल वगैरह भी यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। जैसे कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी ना मिले, मरने पर नया कफन चाहिए, ये आप लीजिए। फिर वह ना बैकुंठ जाएंगे तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे, आप इसको यहाँ पर इंक्लूड करिए। इस सब कोटेशन को यूज करने से आपका उत्तर जो है अच्छा होगा। आप चाहें तो तुलना भी कर सकते हैं गोदान से, कि गोदान में जो किसान की समस्या दिखाई गई उससे कहीं ज़्यादा तीखा जो है कफन में किसानों की समस्या को इसको दिखाया गया है, ठीक है। नहीं नहीं, ये तो मैं उस कहानी से तुलना कर दिया, सॉरी। आप ये वाला गोदान से नहीं तुलना करिएगा। हालांकि गोदान में भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिलता है, लेकिन आपको उसके साथ नहीं करना है, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा इसी के बारे में सिर्फ। और फिर आप ये वाला भी कोटेशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे भरपेट खाकर माधव ने जो बची हुई पूड़ियाँ हैं वो किस तरह से भिखारी को दे देता है, आप इसको भी यहाँ पर इंक्लूड करिए। चलिए, तो ये सब है कुछ, आपको बहुत सुधार करना पड़ेगा अभी आप लोगों को। ये ठीक नहीं है ये तरीका अभी उत्तर लिखने का। मैं कुछ अपना लिखा हुआ उत्तर जो है ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग देखिएगा, या फिर यहीं पर यूट्यूब पर ही पोस्ट कर दूंगा। आप लोग देखिएगा कि किस तरह से एक अच्छा उत्तर हमें लिखना है, और किस तरह से पॉइंट फॉर्मेट में नहीं, हमें पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना होता है। चलिए, जय हिंद। इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। देखिए एक और बात, जीएस में किसी ने आंसर नहीं लिखा हुआ है तो उस पर कोई बात करना ही नहीं बनता है। जब तक लिखेंगे नहीं तो मैं क्या ही बताऊँ उसमें सही और गलत। जय हिंद। इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। आपका प्यार हमारे लिए बड़ा ही सराहनीय है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और आपके सर्कल में अगर कोई पढ़ने वाले, आंसर राइटिंग करने वाले हो तो आप उन्हें सेंड भी कर सकते हैं, जिससे वो भी इनका लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद।